हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है दिल से क्रिकेट। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच की, और जानेंगे इस मैच से जुड़ी सारी डिटेल, मौसम का हाल, क्या कहते हैं पिच रिपोर्ट्स और यहाँ की स्टैट्स, क्या कहते हैं रिकॉर्ड, किसका पड़ रहा है भारी अगर बात की जाए प्लेइंग 11 की, कौन खिलाड़ी खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। जैसा कि पहले से आपको पता होगा कि भारत कभी साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज़ नहीं जीता है, लेकिन मेरा मानना है कि एक इतिहास है, और इतिहास तब रचा गया था जब वहाँ के खिलाड़ी अलग थे, टीमें अलग थीं। खासकर अब की टीमें देखी जाए तो दक्षिण अफ्रीका की टीमें काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, खासकर उनकी बॉलिंग अटैक, जो पहले उनका एक मेजर पार्ट हुआ करती थी। बैटिंग भी उनकी अब उस तरह की नहीं रही है जैसे पहले हुआ करती थी। बात करें 2-3 साल पहले की, जब फाफ डू प्लेसिस, एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला, 3-4 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको, हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी बैटिंग भी कमज़ोर हो गई है। हालांकि नए कुछ खिलाड़ी आए हैं, लेकिन जो इनके इन फॉर्म बल्लेबाज थे, खास करके जब मैं वर्ल्ड कप की बात करूँ, 3 खिलाड़ी इनके, राशिद वान डेर हुसैन, डेविड मिलर और हेनरी क्लासन, ये तीनों नहीं खेल रहे हैं। टेम्बा बाउमा एक इनके कैप्टन हैं। हालांकि इनका ओडीआई फॉर्म अच्छा नहीं रहता है, लेकिन टेस्ट में अच्छा खेलते हैं। खासकर पहले की बात की जाए तो भारत की बैटिंग हमेशा से एक मजबूत पक्ष रही है भारत के लिए। हालांकि इस साल जो टीम आई है उनका वही बैटिंग मजबूत है भारत का, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं जितना पहले हुआ करता था। खासकर पहले की बात की जाए तो भारत की बैटिंग हमेशा से एक मजबूत पक्ष रही है भारत के लिए। हालांकि इस साल जो टीम आई है उनका वही बैटिंग मजबूत है भारत का, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं जितना पहले हुआ करता था। बॉलिंग पहले से थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन उसके कंपेरिजन में दक्षिण अफ्रीका की टीम देखी जाए तो इनकी टीम एक बैलेंस टीम नज़र आ रही है, लेकिन इनकी बैटिंग थोड़ी सी कमज़ोर जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ये सीरीज़ का पहला टेस्ट है, ये 2 मैचों की सीरीज़ है। पहला टेस्ट होने जा रहा है 26 से 30 दिसंबर 2023 को खेला जाएगा सेंचुरियन में, और मैदान होगा सुपर स्पोर्ट्स पार्क क्रिकेट स्टेडियम सेंचुरियन का। भारत के समय के अनुसार ये 1:30 बजे दोपहर में शुरू हो जाएगा। हालांकि बात करें भारत के पिछले 2 मुकाबले जो यहाँ सेंचुरियन में भारत खेला है, 2021 में भारत खेला था और यहाँ पे 113 रन से वो जीता था, लेकिन 2018 में वो 135 रन से हार गया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हालांकि साउथ अफ्रीका का होम ग्राउंड है तो उसे एडवांटेज पहले से ज़्यादा ही है। तो ये देखते हैं मौसम का क्या हाल है। तो मौसम जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 दिन लगभग बारिश ही होगी। पहले दिन तो काफ़ी ज़्यादा बारिश है, दूसरे दिन भी काफ़ी ज़्यादा बारिश है, तीसरे दिन शायद मैच कुछ टाइम के लिए हो, मतलब दोनों दिन की कंपैरिजन अगर मैं करूं तो चौथे 5वें दिन भी मैच थोड़ा सा कम ही होने की उम्मीद है। इसलिए मैंने ये नीचे लिखा है रेन अफेक्टेड गेम, यानी इस मैच में पानी काफ़ी ज़्यादा बरसेगा और मैच में काफ़ी ज़्यादा रुकावट आएगी। वैसे तो टेस्ट क्रिकेट एक 5 दिन का क्रिकेट होता है, जिसको हम लोग हर दिन 3-3 सेशन में डिवाइड करें तो ये 15 सेशन हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है जिस तरह का कंडीशन है वेदर का, ये 10 से ज़्यादा सेशन इस मैच में नहीं होने वाले, और ओवर भी थोड़े से लॉस्ट हो जाएंगे बेड लाइट या पिच गीली होने वजह से, तो फिर ये मैच काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। अब बात करते हैं पिच की और यहाँ की स्टैटिक्स क्या कहते हैं। तो यहाँ का जो रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ पे जो बैटिंग करी है पहली टीम, मतलब जिसने पहले बल्लेबाजी की है, वो टीम ज़्यादा बार जीती है मैच को। क्योंकि सिंपल सी बात है, साउथ अफ्रीका का मैदान है जहाँ पे हमेशा ये साउथ अफ्रीका का मैदान हमेशा से ही चर्चा में रहा है यहाँ के बाउंस के लिए, और यहाँ पे फास्ट बॉलिंग के लिए मददगार होती है पीछे। तो चौथी पारी तक आते आते पिच ख़राब हो जाती है, तो इसलिए बैटिंग करने वाली टीम पहले वाली जीत जाती है। ऐसा अधिकतर हुआ है। हालांकि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी मैच जीती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। दूसरा पॉइंट हमारा पिच फेवर सीम एंड फास्ट। तो वही बात जैसा मैं कह रहा था कि यहाँ की पिच जो है वो सीम और फास्ट के लिए बहुत मददगार साबित होती है। स्पिन यहाँ पे हमेशा उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। हालांकि चौथे 5वें दिन जब हैवी रोलर का यूज होता है, जब इनिंग ब्रेक होता है, तो हैवी रोलर काफ़ी टीम यहाँ पे यूज करती हैं हैवी रोलर, जिससे क्रैक आ जाए पिच में स्पिन के लिए। लेकिन जैसा कंडीशन है वेदर का, मुझे नहीं लगता कि
ऐसा कुछ होने वाला है, मैच इतना आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर भी चौथे पाँचवें दिन हल्की सी स्पिन हो सकती है या तो नेग्लिजिबल ही है मेरे ख्याल से। बैटिंग कंडीशन यहाँ की काफ़ी ज़्यादा टफ़ है और अगर कोई टीम टॉस जीतती है तो ये मैंने 4 स्टार लगा दिए हैं इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है। बट आई थिंक कि अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो आपको 20 विकेट लेने ही होंगे और आप 20 विकेट तभी लेंगे जब आपके पास फॉलो ऑन देने का मौका हो, क्योंकि ये टेस्ट मैंने जैसे बताया कि ये 15 सेशन का नहीं होने वाला। ये टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 9 सेशन या 10 सेशन तक जा सकता है और आपको जीतना होगा तो आप इसमें फॉलो ऑन दे के ही जीत पाएंगे, क्योंकि चौथे और पाँचवें दिन मैच होना काफ़ी ज़्यादा ही टफ़ है। तो इसलिए मेरा ख्याल है पहले आप टॉस जीतिए तो आप बैटिंग करिए, लेकिन बॉलिंग भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम काफ़ी, बारिश अभी भी हो रही है साउथ अफ्रीका में इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो शायद सीम को फेवर करे। तो अगर मैं होता तो मैं बैटिंग ही करता। खैर देखते हैं आगे कप्तान क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, रिकॉर्ड की बात करते हैं। हालांकि मैं रिकॉर्ड्स में उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा है कि रिकॉर्ड्स जिन खिलाड़ियों ने बनाए थे वो रिटायर हो गए हैं, उनमें से कुछ ही अब एक्टिव हैं। तो बात करते हैं यहाँ के हाईएस्ट टोटल की। तो हाईएस्ट टोटल यहाँ के मेज़बान जो साउथ अफ्रीका है उन्हीं के नाम है। श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने बनाया था, पहली पारी में 621 रन इन्होंने बना दिए थे। लोवेस्ट टोटल इंग्लैंड का है साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही चौथी पारी में, जहाँ चौथी पारी में जैसे मैंने बताया कि क्रैक्स भी आ जाते हैं और थोड़ी सी पिच जो हैवी रोलर की वजह से थोड़ी सी पिच टूट भी जाती है तो स्विंग देखने को मिलती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था इंग्लैंड ने जब 200 प्लस कुछ चेज कर रहे थे मेरे ख्याल से, 101 पर ही ऑल आउट हो गई थी पूरी टीम उनकी। यहाँ पे हाईएस्ट रन इन्होंने जिस खिलाड़ी ने बनाए हुए हैं हाशिम आमला, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। 1356 रन बना दिए इन्होंने 13 मैच में, जिनमें से 5 शतक लगाए हैं और 8 अर्धशतक लगा दिए हैं इन्होंने। सबसे ज़्यादा रन किसी खिलाड़ी ने एक इनिंग में बनाया है तो हाशिम आमला के पास वो भी रिकॉर्ड है, 208 रन का उन्होंने बनाया है। डेल स्टेन ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं यहाँ पर, 10 मैचों में उन्होंने 59 विकेट लिए हैं, यानी इन्होंने 20 इनिंग्स में, क्योंकि हर टेस्ट में 2 इनिंग होती है तो 20 इनिंग में इन्होंने 59 विकेट लिए हैं। एक मैच में कगिसो रबाडा ने 13 विकेट लिए हैं, जो यहाँ का सबसे हाईएस्ट विकेट है एक टेस्ट मैच में। और अगर एक इनिंग की बात की जाए तो काइल अबॉट के नाम है, जिन्होंने 29 रन देकर 7 विकेट लिए थे, वो पहली पारी में। तो ये थोड़ा मिला जुला कॉम्बिनेशन आपको लग सकता है कि पहली इनिंग में 621 ही बने हैं, पहली इनिंग में काइल अबॉट ने 29 रन देकर 7 विकेट लिए हैं। तो इसका मेन रीज़न यही है कि यहाँ की साउथ अफ्रीका की टीम ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैच खेले हैं, उनका ये होम ग्राउंड है, काफ़ी खिलाड़ियों का रहा है और उन्हें पता है कि यहाँ की ग्राउंड कैसी खेलती है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे बैट्समैन की। सबसे ज़्यादा रन किन्होंने बनाए हैं उनकी लिस्ट मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। इसमें 5 खिलाड़ियों के नाम आपको दिख रहे होंगे। सबसे टॉप पर हैं हाशिम आमला, 13 मैच उन्होंने खेले हैं यहाँ पे, 20 पारियाँ खेली उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने बनाए हैं 1356 रन। दूसरे नंबर पर आते हैं जैक कालिस, जो कि साउथ अफ्रीका के बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं, माने गए हैं। और अगर आप लोग क्रिकेट के लवर होंगे, काफ़ी अगर पुराने टाइम से देख रहे होंगे क्रिकेट, तो आप भी जानते होंगे जैक कालिस का एक नाम काफ़ी ज़्यादा आता है जब साउथ अफ्रीका क्रिकेट की हम लोग बात करते हैं। तो खैर इन्होंने बनाए हैं 16 मैच इन्होंने यहाँ पे खेले हैं, 23 इनिंग में इन्होंने बनाए हैं 1267 यानी 1267 रन। तीसरे नंबर पर आते हैं AB डिविलियर्स, जिन्होंने 14 मैच की 21 इनिंग में बनाए हैं 1257 यानी 1257 रन। इनका भी एवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। मार्क बाउचर, साउथ अफ्रीका के एक पुराने विकेट कीपर, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कीपिंग किया साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी टाइम तक। इन्होंने 15 मैच में 18 इनिंग में बनाए हैं 656 रन। 5वें नंबर पर आते हैं एसवेल प्रिंस, बाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज रहे थे। आई थिंक 2003 या 4 के समय में मैंने इन्हें देखा था आई थिंक टीवी पे जब देखते थे हम लोग मैच। ओपनर थे। 9 मैच में 11 इनिंग्स में इन्होंने बनाए हैं 581 रन। खैर ये बात हुई दक्षिण अफ्रीका की, मैं बात नहीं कर रहा था। ये यहाँ के इन्होंने ये 5 हाईएस्ट रन गेटर हैं एक्चुअली।
इसमें कोई विदेशी नहीं है। खैर भारत की बात करें तो यहाँ पे विराट कोहली ने 2 मैच खेले हैं, 4 इनिंग में इन्होंने बनाए हैं 211 रन। केएल राहुल ये भी एक्टिव प्लेयर हैं, अभी भी खेल रहे हैं, मतलब इस दौर पे हैं। 2 मैच में 4 इनिंग में इन्होंने बनाए हैं 160 रन। सचिन तेंदुलकर 1 मैच इन्होंने खेला यहाँ पर, 2 इनिंग खेली है, उसमें 147 रन बनाए हैं, यानी 147। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसमें से केवल 2 ही प्लेयर इस समय एक्टिव हैं भारत की जो भी हैं। बाकी साउथ अफ्रीका के जिन भी 5 खिलाड़ियों के मैंने नाम गिनाए वो अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो ये भारत के लिए एक बेनिफिशियल हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं नए सीट की तरफ, जहाँ पे हमें बॉलर की सीट देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा विकेट जिन्होंने लिया है उनका नाम है डेल स्टेन, साउथ अफ्रीका के एक तूफ़ानी गेंदबाज जिनका नाम आपने सुना होगा अगर आप 2007 से अगर क्रिकेट देख रहे हो। इनका खौफ हुआ करता था एक समय, नंबर 1 रैंकिंग इन्होंने लाई थी, काफ़ी समय तक इन्होंने टेस्ट पे नंबर 1 की रैंकिंग जमाई थी। खैर इन्होंने खेले हैं 10 मैच, जहाँ की 20 इनिंग इन्होंने लिए हैं 59 यानी 59 विकेट। दूसरे नंबर पर आते हैं मखाया एंटनी। मखाया एंटनी नाम भी काफ़ी ज़्यादा साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेला है और काफ़ी बार उनको मैच जिताए हैं। इनका भी वही सेम है, 10 मैच 20 इनिंग्स, लेकिन विकेट इन्हें मिले हैं 54 यानी 54। तीसरे नंबर पर कगिसो रबाडा, ये खिलाड़ी एक्टिव खिलाड़ी हैं, मतलब इस समय भी खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए और शायद आज के मैच में भी खेलें, शायद नहीं, मेरे ख्याल से खेलना चाहिए, इनको बिल्कुल खेलना चाहिए अगर फिटनेस इशू ना हो, जो कि अभी तक न्यूज़ ऐसी नहीं आई है कि कुछ फिटनेस इशू नहीं है इनके साथ। तो 7 मैच में 14 इनिंग्स 50 यानी 50 विकेट इन्होंने लिया है। चौथे नंबर पर आते हैं मॉर्ने मॉर्कल, 8 मैच 16 इनिंग्स 32 विकेट्स 32 विकेट, यानी अगर देखा जाए तो हर मैच में इनका एवरेज 4 विकेट का रहा है। 5वें नंबर पे फिर आपको जैक कैलिस मिलेंगे, जिनको आपने देखा था बैटिंग लिस्ट में। इन्होंने 16 मैच खेले हैं यहाँ पर, 29 इनिंग्स में 31 विकेट लिए हैं 31। फिर यहाँ पे अभी भी कोई दूसरे देश का खिलाड़ी नहीं है, सब साउथ अफ्रीका के ही हैं। तो भारत के लिए मैंने खोजा है कौन कौन खिलाड़ी इस समय खेल रहे हैं जो हाईएस्ट विकेट लिए हैं यहाँ पर। तो मोहम्मद शमी हैं, 2 मैच खेले हैं यहाँ पर, 4 इनिंग्स बॉलिंग की है, 13 विकेट पाए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस टीम का हिस्सा नहीं है। जो इस टीम का हिस्सा उसमें जसप्रीत बुमराह इतने ही मैच खेले हैं और 8 विकेट लिए हैं। आर अश्विन शायद कल का मैच ना खेलें, 7 विकेट उनके पास हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे हमको दिख रहा है भारत का स्क्वाड। भारत के स्क्वाड की बात करें तो शुभमन गिल हैं, रोहित शर्मा है कैप्टन है, यशस्वी जायसवाल हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, विराट कोहली राइट हैंडेड बैट्समैन, श्रेयस अय्यर, अभिमन्यु ईश्वरन जो कि एक रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे ऋतुराज गायकवाड़ के, चोट लग गई थी उन्हें। केएल राहुल विकेट कीपर करते हुए आपको दिख सकते हैं, कल दिख सकते नहीं, मेरे ख्याल से दिखने चाहिए। श्रीकर भरत ये भी एक बल्लेबाज के तौर पे खेलेंगे अगर खिलाना चाहे टीम, बट मुझे नहीं लगता खेलेंगे। हालांकि जब यहाँ का दौरा करने आई थी भारत तो इन्होंने प्रैक्टिस मैच भी खेला था और उस समय एक कप्तान भी रहे थे। अब आते हैं ऑलराउंडर पर, जहाँ पे जडेजा आपको मिलेंगे और अश्विन मिलेंगे। हालांकि जडेजा मेरे ख्याल से कल का मैच खेलना चाहिए उन्हें। फिर पेसर की तरफ हम लोग जाते हैं तो शार्दुल ठाकुर हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, मुकेश कुमार हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि कौन सा खिलाड़ी खेल सकता है कल। आई थिंक शुभमन गिल को बिल्कुल खेलना चाहिए और खेलेंगे भी। रोहित शर्मा फिट हैं, वो भी खेलेंगे। विराट कोहली भी खेलेंगे कल। श्रेयस अय्यर को भी खेलना चाहिए। केएल राहुल एज ए विकेट कीपर बिल्कुल दिखेंगे। रविंद्र जडेजा स्पिनर में खेलेंगे। ये थोड़ा सा आर अश्विन केएस भरत के बीच में एक खिलाड़ी खेल सकता है, बट मुझे लगता है कि भारत को यशस्वी जायसवाल को खिलाना चाहिए। एक तो इससे लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बना रहेगा और ख़ासकर आपको बैटिंग में सॉलिडिटी भी मिलेगी। तो अगर यशस्वी जायसवाल कल खेलते हैं तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग के तौर पे आपको दिख सकते हैं और शुभमन गिल नंबर 3 पे खेल सकते हैं, जिसके बाद कोहली 4 पे, और इस तरह से स्लाइड धीरे धीरे नीचे होती जाएगी, जिससे श्रेयस अय्यर 5 और केएल राहुल 6 पे दिखेंगे।
जडेजा 7 पे शार्दुल ठाकुर को खेलना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है खेलेंगे, क्योंकि वो टेस्ट में उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की है। अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया भी गए थे जब, तब भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। जसप्रीत बुमराह बिल्कुल खेलेंगे, भारत की रीढ़ की हड्डी हैं अगर बॉलिंग की बात करें तो। मोहम्मद सिराज रेड बॉल में मेरी इनसे खासी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। हालांकि उनका वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं गया था, बट मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज की इस तरह से बॉलिंग है, वो लाल गेंद से अच्छा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा करें। 11वें नंबर का जो स्पॉट है वो भारत का 3रे नंबर का स्पॉट है, जो कि बॉलिंग के लिए, फास्ट बॉलिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो प्रसिद्ध कृष्णा और मुकेश कुमार के बीच में लड़ाई है, देखते हैं कौन खेलता है। बट अगर सिलेक्टर होता तो मैं प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाता, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा की एक हाइट और उनकी स्पीड साउथ अफ्रीका के पिचोज के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। लेकिन आई थिंक भारत कल मुकेश कुमार के साथ जाएगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे वनडे भी खेला है, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो आई थिंक मुकेश कुमार को खिलाएंगे। खैर, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका स्क्वाड की। तो साउथ अफ्रीका की स्क्वाड जो आप देख रहे हैं, डीन एल्गर, टोनी डी जॉर्जी, कीगन पीटरसन, टेम्पा बाबूमा कैप्टन भी रहे हैं और रहेंगे इस सीरीज़ में, क्योंकि वो कैप्टन हैं। और उन्होंने इस बात को साबित किया था सेमीफाइनल में, जब उन्होंने कहा था कि हाँ मैं मैच खेलूँगा, क्योंकि मैं अभी भी फिट नहीं हूँ, बट खेलें, और इतिहास सबको पता है कि क्या हुआ। फिर आपको देखेंगे एडन मार्करम, जो कि 2 रोल में आपको दिख सकते हैं। तो बैटिंग तो ये करेंगे, साथ में स्पिन का भी ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स एज ए विकेट कीपर हैं, बट हैं लिस्ट में, तो नाम ले लेता हूँ। अब विकेट कीपर की बात हो रही है, तो यहाँ पे मेन विकेट कीपर जो इनका काइल वेरेन हो सकते हैं कल, और डेविड बेडिंगम भी आपको ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता खेलेंगे। फिर जब मैं पेसर की बात करूँ ऑलराउंडर की खासकर, तो मार्को यानसन है, वाइन मुल्डर है और गेराल्ड कॉर्जी। आई थिंक गेराल्ड कॉर्जी एक काफ़ी इम्पैक्ट प्लेयर साबित हो सकते हैं इस पूरे टेस्ट सीरीज में। स्पिन डिपार्टमेंट के पास केवल एक ही स्पिनर है, केशव महाराज, और ये स्पिन गेंदबाजी इनका काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी साल से इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए खेला और टेस्ट काफ़ी साल से खेलते आ रहे हैं। फिर पेस डिपार्टमेंट में जाएं तो इनके पास कगिसो रबाडा है, लुंगी एंगीडी है और एंड्रे बर्गर अभी ये T20 भी शायद खेले हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग भी की थी, बट मुझे नहीं लगता है कि प्लेइंग 11 में होंगे। तो अब बात करें साउथ अफ्रीका की आखिर संभावित 11 क्या हो सकती है, यानी प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो डीन एल्गर बिल्कुल खेलेंगे। टोनी डी जॉर्जी जिस तरह से इन्होंने अभी खेला है भारत के खिलाफ, कुछ मैच इन्होंने खेले हैं वनडे, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो मेरे ख्याल से उन्हें मौका देना चाहिए, और शायद दे भी साउथ अफ्रीका। कीगन पीटरसन, जहाँ पे आप कुछ साइड पे देख रहे होंगे, इनका नाम नहीं है, बट मुझे लगता है डेविड बेडिंगम से एक अच्छा ऑप्शन कीगन पीटरसन का हुआ है, क्योंकि इन्होंने शायद भारत के खिलाफ इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था जहाँ तक मुझे याद है, और इनका रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है। टेम्पा बाबूमा, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये वनडे और T20 में शायद इनका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, लेकिन ये टेस्ट एक प्रॉपर टेस्ट बल्लेबाज हैं और कैप्टन भी हैं, तो ये बिल्कुल खेलेंगे। एडन मार्करम भी खेलेंगे। विकेट कीपर काइल वेरेन खेलेंगे बिल्कुल, इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। विकेट कीपर के साथ इनकी बैटिंग भी अच्छी होती है। जब से क्लिंटन डिकॉक ने रिटायरमेंट लिया है, उसके बाद से काइल वेरेन ही विकेट कीपिंग करते आ रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए। अगर मैं फास्ट पेसर ऑलराउंडर की बात करूं तो मार्को यानसन बिल्कुल खेलेंगे। गेराल्ड कॉर्जी और वाइन मुल्डर में कोई मेरे ख्याल से कंपटीशन ही नहीं है, इसमें जॉर्ज केटजी को ही खेलना चाहिए, गेराल्ड केटजी को। स्पिन डिपार्टमेंट के पास एक ही खिलाड़ी केशव महाराज खेलेंगे। पेसर में कगिसो रबाडा और लुंगी एंगीडी को खेलना चाहिए, और आई थिंक खेलेंगे भी, क्योंकि जिस तरह से इनकी फॉर्म है, कगिसो रबाडा की फॉर्म है और लुंगी एंगीडी की फॉर्म है वर्ल्ड कप में, खासकर लुंगी एंगीडी की बात करूँ तो जिस तरह से इनकी फॉर्म रही थी, काफ़ी अच्छी फॉर्म रही थी। हालांकि वो सेमीफाइनल मिस कर गए थे चोट की वजह से, लेकिन आई थिंक अच्छा खेलेंगे वो वर्ल्ड कप के बाद जब इनकी वापसी होगी टेस्ट सीरीज में। और ये प्रॉपर टेस्ट गेंदबाज भी हैं लुंगी एंगीडी और गेराल्ड कॉर्जी, क्योंकि रबाडा भी अच्छे फॉर्म में है।
तो ये हुई उनकी बात कि कौन खिलाड़ी खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। लेकिन अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप पॉइंट की। तो इसमें आप देख सकते हैं भारत ने कुल मिला के इसमें 2 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्हें एक मैच में जीत मिली है और एक मैच में ड्रा हुआ है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि ड्रा होने का 4 पॉइंट मिलता है और मैच आप जीतते हैं तो आपको 12 पॉइंट मिलते हैं। तो भारत की 16 पॉइंट है। साउथ अफ्रीका का भी सफ़र शुरू नहीं हुआ है, तो अभी वो कल से अपना सफ़र शुरू करेंगे। अगर मैं विन प्रेडिक्टर की बात करूं तो जैसा 5 दिन बारिश का ख़तरा है, तो आई थिंक ये मैच ड्रा ही होने वाला है। भारत की बात करूं तो 22% है, क्योंकि उनका मजबूत पक्ष जैसे उनकी बल्लेबाजी हुआ करती थी वो तो है, लेकिन आई थिंक उतनी सॉलिड नहीं है जैसे कि पहले सॉलिड थी। थोड़े से लूप होल हैं, बट आई थिंक उनकी गेंदबाजी कवर करा देगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी उतनी मजबूत है नहीं। साउथ अफ्रीका के जीतने की चांस 15% है। रीज़न वही है कि भारत का पलड़ा मजबूत है उनकी तुलना में, बट उनकी बॉलिंग अच्छी है। अगर भारत ये मैच देखा जाए तो भारत की बल्लेबाजी बनाम साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी होने जा रही है, जो कि हालांकि हमेशा से रही है, लेकिन आई थिंक ये सीरीज भी काफ़ी ज़्यादा उस पर बेस हो सकती है। और मैं हमेशा टाइट का एक मैच लेके चलता हूँ, 0.0% ही है लेकिन है। तो अब बात करते हैं फैंटेसी पॉइंट की। फैंटेसी क्रिकेट टीम क्या हो सकती है आपकी प्लेइंग 11 अगर आपको फैंटेसी खेलना है तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये जैसा टेस्ट मैच है, तो टेस्ट मैच की जो फैंटेसी टीम आपको चुननी होती है उसका क्राइटेरिया अलग होता है। तो मैंने कुछ पॉइंट नोट किए आपके लिए, जो मैंने स्लाइड तैयार की है। तो आपको कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना है। पहली बात ये टेस्ट मैच है, और टेस्ट मैच होते हैं 4 इनिंग का, और इसमें 4 इनिंग में आपको बैट्समैन को अगर मान लीजिए वो पहली पारी में भी कुछ रन पे आउट हो जाता है, 10 रन 15 20, लेकिन उसके पास दूसरी इनिंग में अपना रन बढ़ाने का चांस होता है। यानी अगर वो दूसरी इनिंग में भी सेंचुरी कर देता है तो उसके पॉइंट बढ़ जाएंगे। और अगर बॉलिंग की मैं बात करूं तो जैसा आप देखते हैं T20 और ODI में बॉलिंग, अगर एक बॉलर विकेट लेता है तो उसके पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं इन कंपेरिजन ऑफ टेस्ट में आपको उतने ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलते बॉलिंग को। लेकिन बैट्समैन के लिए क्राइटेरिया सेम है। बैट्समैन कभी यहाँ पे 200 बना सकता है, सेंचुरी मान ली दोनों पारी में, तो इस तरह से उनके पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन हाँ, आपको एक बात, अगर आप फैंटेसी खेल रहे हैं तो आपको एक बात को अपने दिमाग में क्लियर करना होगा कि आप इसमें किसी खिलाड़ी को अपना फेवरेट तो अगर आप फैंटेसी खेल रहे हैं, फैंटेसी क्रिकेट आप बना रहे हैं टीम, तो आपको मन में एक बात बिल्कुल सोचनी पड़ेगी कि आप किसी को फेवरेट मान के नहीं खेल सकते कि एक्स प्लेयर मेरा फेवरेट है तो मैं इसे हर टीम में रखूँगा। ऐसा करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला, क्योंकि अगर वो एक्स प्लेयर आपका फेल हो जाता है तो आपकी पूरी एक्स टीम ही बर्बाद हो जाती है, जिन्होंने आप जिन टीमों में आपने एक्स को रखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और है कि आप जितनी फैंटेसी बना लीजिए, अगर आपने कुछ भी इधर उधर आपका प्लेयर इधर उधर, आई थिंक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके 1-2 प्लेयर फॉर्म में नहीं है, यानी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो आप शायद लीग से चूक जाएं। बट हाँ, अपना ट्राई करिए लक, और फैंटेसी टीम पूरी लक पे डिपेंड करती है। तो आइए बात करते हैं कि और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो अगर आप ग्रैंड लीग की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, टेस्ट मैच में मैंने क्राइटेरिया बनाया है जैसा मैं खेलता हूं। इसमें आपको बैट्समैन रखना है, ये जो आपको बड़े ब्रैकेट में दिख रहे हैं 4, यानी इनको आपको 4 ऐसे बैट्समैन चुनना है जो आपके फिक्स हों। उसी तरह ऑलराउंडर में आपको 2 ऑलराउंडर ऐसे चुनने जो फिक्स हों। जिस तरह से मैंने लिस्ट जारी की, यानी पहले बैट्समैन को आपको देखना है, उसके बाद आपको ऑलराउंडर देखना है, उसके बाद आपको बॉलर देखना है, उसके बाद आपको विकेट कीपर, क्योंकि विकेट कीपर लेना कंपलसरी होता है। अगर नहीं होता तो शायद मैं इसे स्किप भी कर देता, बट लेना पड़ेगा आपको क्योंकि मजबूरी है। तो आपको, अगर आप बनाते हैं 10 टीम भी बनाते हैं तो आपको 4 बैट्समैन उसमें फ़िक्स करने हैं। मतलब आप 10 टीम बनाते हैं तो आपको 6, जितने भी आपको ब्रैकेट वाले जो भी आपको दिख रहे हैं ना, उनको आप फिक्स कर लीजिए। मतलब 10 टीम बनाते हैं तो आप उसमें 6 टीमों में ये खिलाड़ी डालिए ही डालिए। उसके बाद आपको एक दिख रहा होगा बिना ब्रैकेट के, एक नंबर दिख रहा होगा, वो खिलाड़ी होते हैं फ्लेक्सिबल, मतलब आप उनके साथ इधर उधर कर सकते हैं।
और जो उसके बाद एक आपको एक अलग सा दिख रहा होगा एक इमोजी, बट वो इमोजी ऐसी इमोजी है, वो सुख दुख वाली है कि अगर वो खिलाड़ी चल गया तो आपके लिए सुख वाली बात है, और अगर वो खिलाड़ी फेल हुआ तो आपके लिए दुख वाली बात है। आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो बैट्समैन में आप सबसे पहले ऐसा करिए कि आप 4 बैट्समैन फिक्स कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट चूज कर लीजिए। ऑलराउंडर भी 2 इम्पॉर्टेंट चूज कर लीजिए, बॉलर भी आप 3 इम्पॉर्टेंट चूज कर लीजिए, और एक विकेट कीपर। जैसा कि हमारे ऊपर प्रेशर है, प्रेशर क्या मतलब, आई थिंक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी मजबूरी है कि आपको लेना ही है, तो आपको लेना ही पड़ेगा। फिर जितने भी आप उनके साथ सफल करके टीम बना सकते हैं। तो जब भी आप फैंटेसी टीम बनाएं तो इन बातों का ख्याल रखें। सबसे पहली बात आपके दिमाग में होनी चाहिए यहाँ की पिच कैसी है, कंडीशन क्या है। कंडीशन से मेरा मतलब है कि यहाँ की कंडीशन कैसी है, धूप है, बारिश है, हवा चल रही है या नहीं चल रही है, पिच कैसी है, ड्राई है या ग्रास है, उस पर ज़्यादातर घास छोड़ी है। घास अगर ज़्यादा रहेगी तो पेसर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगी, और अगर ड्राई होगी तो स्पिन के लिए ज़्यादा मददगार होगी। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात है सुपरफिशियल एनालिसिस, यानी आप उसके आधार पे आप एनालिसिस करिए कि कौन सा खिलाड़ी चल सकता है, कौन सा खिलाड़ी नहीं चल सकता है। तीसरी बात है इन्फॉर्म प्लेयर, यानी आपको इन्फॉर्म प्लेयर को लेना ही है, भले कंडीशन चाहे जैसी कैसी भी हो, लेकिन आपको इन्फॉर्म प्लेयर को लेना ही है। क्योंकि अगर टीम ले रही है इन्फॉर्म प्लेयर को तो आई थिंक वो भी कुछ सोच के ले रही होगी, तो इसलिए आपको भी लेना होगा इन्फॉर्म प्लेयर। हालांकि आप उसमें कट भी कर सकते हैं, बट आगे चौथा स्टेप है अपोजिशन बैटल। अपोजिशन बैटल में आप मान लीजिए जैसे भारत और साउथ अफ्रीका का ही मैच है, तो भारत की बल्लेबाजी को साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी बॉलिंग करेगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा गेंदबाज किस बल्लेबाज के खिलाफ ज़्यादा घातक है, या कौन सा गेंदबाज किस बल्लेबाज से पिटता है, यानी कौन सा बल्लेबाज किस गेंदबाज से बिल्कुल आउट नहीं होता। तो उसका भी ध्यान आपको रखना होगा। 5वां पॉइंट है की प्लेयर। की प्लेयर वो प्लेयर आपका हो सकता है जो आपकी पूरी टीम ही बदल दें, या तो मैं ये कहूँ कि की प्लेयर ऐसा प्लेयर हो सकता है, यानी आपका की प्लेयर एक ऐसा प्लेयर हो सकता है जो आप ये जो 4 क्राइटेरिया जब भी क्रॉस करते हो आप उसमें अपना दिमाग लगाते हैं, उसके बाद जो आपके पास एक लिस्ट निकल के आ सकती है, उसमें से आपको 1 या 2 खिलाड़ी को ऐसा पिक करना होगा एज ए कैप्टन एंड ए वाइस कैप्टन आपको की प्लेयर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल, अगर आप ये नहीं करेंगे समथिंग डिफरेंट तो आप कभी ग्रैंड लीग नहीं जीत पाएंगे। हालांकि आप एक टीम बना के भी ग्रैंड लीग जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा काफ़ी रेयर है। तो इसलिए आपको एक समथिंग डिफरेंट करना होगा जिससे आपकी टीम जल्दी ऊपर जाए। हालांकि अगर आपकी वो खिलाड़ी नहीं करता अच्छा परफॉर्म तो आपकी टीम नीचे भी जा सकती है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना ही पड़ेगा। आई थिंक रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, और जो फैंटेसी बनाते हैं वो खुद जानते हैं कि वो रिस्क पे ही बनाते हैं। और फिर सेम वही बात, अपना लक आप फिर ट्राई करिए, क्योंकि आप जितनी भी टीम में बना लीजिए, अगर आपके कुछ खिलाड़ी इधर उधर हुए तो फिर आप ग्रैंड लीग से पीछे रह जाएंगे। इसलिए अपना पूरा दिमाग लगा एनालिसिस करिए, एंड मैं जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करूँगा। तो आइए बात करते हैं धीरे धीरे और आगे चलें। तो अब बात करते हैं स्मॉल लीग। स्मॉल लीग की बात करूँ तो मतलब जिसमें आप 1 वर्सेस 1 या 10 में 6 इस तरह का कॉन्टेस्ट जो होता है उसकी बात करते हैं। ये कोई ग्रैंड लीग नहीं होता जहाँ पे आपके साथ कई सारे लोग होते हैं, जिसमें पहला प्राइज़ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा स्मॉल लीग में कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी जान रहा है कि आप उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। हालांकि उसके क्राइटेरिया मैंने भी बनाए हैं। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में आपको सबसे पहले बैट्समैन को लेना होता है, क्योंकि उसकी 2 इनिंग आती है, और अगर शायद उसने पहली पारी में परफॉर्म नहीं किया तो दूसरी पारी में अगर उसने भी 100 या 150 ऐसे स्कोर कर दिए तो उसके पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको 4 बैट्समैन तो फिक्स करने ही पड़ेंगे। इसमें आपको टेस्ट क्रिकेट में आपको बैट्समैन ज़्यादा से ज़्यादा डालने चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं ऑलराउंडर। ऑलराउंडर मैंने ब्रैकेट में डाला है 2, यानी आपको 2 ऑलराउंडर तो बिल्कुल ही लेने हैं। उसके बाद बॉलर्स, यानी बॉलर्स भी आपको 4 बिल्कुल ही लेने हैं। विकेट कीपर आप एक लेना ही पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है।
हालांकि आप स्मॉल लीग में भी 2 या 3 टीम बनाते हैं, तो आप उसमें 2 बैट्समैन फ्लेक्सिबल यूज कर सकते हैं, जिसके साथ आप और टीमों के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ऑलराउंडर में कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, फ्लेक्सिबल का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपके ऑलराउंडर मेन खेलते हैं जो 7 या 8 नंबर पे ही खेलते हैं, ऐसा कोई ऑलराउंडर नहीं खेलता। अभी मैं अगर इस समय की बात करूं तो मुझे ऐसा ऑलराउंडर कोई नहीं दिखता जो बैटिंग में ऊपर आए और बॉलिंग में भी हमेशा ज़्यादा ओवर करे, क्योंकि ये थकाऊ होता है। टेस्ट क्रिकेट 5 दिन का थकाऊ होता है, इसलिए मैंने विकेट कीपर को सबसे नीचे डाला है, क्योंकि इसमें आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन आपको टेस्ट क्रिकेट में एज ए सबसे रिकग्नाइज्ड बैट्समैन अगर आप हैं, काफ़ी भले ही आप वनडे क्रिकेट में ओपनिंग करते हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको विकेट कीपर हैं आप, तो आपको सबसे बैटिंग में सबसे नीचे बैटिंग करनी पड़ेगी, जहाँ से उसके बाद से ऑलराउंडर का क्राइटेरिया शुरू होता है, तो आपको उतनी ज़्यादा बैटिंग नहीं मिलती है। इसलिए मैंने विकेट कीपर को सबसे नीचे डाला हुआ है। उसके बाद बात करते हैं बॉलर्स की, तो बॉलर्स भी आपको लेने हैं 4, जैसे मैंने बताया ब्रैकेट में, यानी वो कंपलसरी हैं। 2 के साथ आप फ्लेक्सी हो सकते हैं, और एक आपका जो डबल फेस वाला इमोजी है, उसी तरह का एक खिलाड़ी होगा, जिसको आप यूज करें या ना करें, बट आई थिंक आप स्मॉल लीग में इसको बिल्कुल ही यूज ना करें, लेकिन आपको करना है तो एक खिलाड़ी यूज कर सकते हैं, और वो बॉलर में ही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ बॉलर्स विकेट पा जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट की मैं बात करूं, खासकर पेसर की, आपको ये बात याद रखना होगा कि मैं साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा है, तो यहाँ पे पेसर्स के लिए काफ़ी मदद है। आप स्पिन बॉलर मत लीजिए ज़्यादा। तो आई थिंक कई लोग समझे होंगे, बट कई लोग नहीं समझ पाए होंगे वो ब्रैकेट वाला और बिना ब्रैकेट, और वो जो डबल फेस इमोजी थी। तो उससे समझाने के लिए मैं आपको ये सीट पे मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे शुभमन गिल ये ब्रैकेट में, यानी अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो आप इनको बिल्कुल लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं और काफ़ी भरोसेमंद भी हैं। रोहित शर्मा आपको पता ही है फॉर्म में है, वर्ल्ड कप में आपने देखा, तो इन्हें भी आप ब्रैकेट वाले प्लेयर में डाल सकते हैं, मतलब आप इनको फिक्स कर सकते हैं। यशस्वी जायसवाल अगर खेलते हैं, आई थिंक खेलने चाहिए, कल बिल्कुल खेलने चाहिए। राइट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए इनको खिलाना चाहिए भारत को, लेकिन ये उतने ट्रस्टवर्दी नहीं है। हालांकि इन्होंने अपना पहला जो टेस्ट खेला था उसमें काफ़ी इन्होंने अच्छा स्कोर किया था, बट मुझे लगता है साउथ अफ्रीका की पिच पर, खासकर की रेड बॉल पे, अभी उन्हें मैं काफ़ी ब्रैकेट में नहीं रखूँगा, ना ही फ्लेक्सी में रखूँगा। तो आई थिंक वो डबल फेस वाला आपका प्लेयर हो सकते हैं, जो आपके लिए खुशी भी साबित कर सकते हैं और गम भी दे सकते हैं। तो आप उन्हें इसी तरह उन्हें आप भी अपनी टीम में रखिए। विराट कोहली फिक्स प्लेयर हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। श्रेयस अय्यर के सामने कुछ नहीं मैंने लगा रखा, यानी वो फ्लेक्सिबल प्लेयर हैं, आप उन्हें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऊपर नीचे किसी भी खिलाड़ी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। अभिमन्यु ईश्वरन आई थिंक खेलें ही ना कल का मैच, इसलिए अगर वो खेलते हैं तो वो भी एज डबल फेस प्लेयर के साथ यूज हो सकते हैं। केएल राहुल विकेट कीपर एक ऑप्शन रहता है, बैटिंग इनकी अच्छी चल रही है, भारत के गेंदबाज भी अच्छे हैं, शायद कुछ कैच भी आ सकते हैं, पीछे कैच के भी पॉइंट मिलेंगे, तो इन्हें आप ब्रैकेट में यूज करें। श्रीकर भरत अगर खेलते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता, तो आप इन्हें एज अगर खेलेंगे तो आप इन्हें डबल फेस की तरह ही यूज करिए। रविंद्र जडेजा, अगर मैं बात करूं भारत के लिए ऑलराउंडर की, तो एक ही रविंद्र जडेजा, एक ही ऑलराउंडर मतलब आपको दिख सकते हैं कल, आप उन्हें ब्रैकेट में रखिए, क्योंकि ब्रैकेट में मैंने इसलिए रविंद्र जडेजा को डाला है, इसकी वजह है खासकर इनका एक जो फॉर्म चल रहा है इस समय, काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, और टेस्ट क्रिकेट में हमेशा से इन्होंने अच्छी खासकर बैटिंग की है, जब मैं भारत से बाहर की बात करूं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की पिच है, आप सबको पता है कि फास्ट बॉलिंग को प्रोवाइड करेगी मदद, लेकिन रविंद्र जडेजा एक स्पिन बॉलर है, तो इसलिए मैंने इन्हें ब्रैकेट में इसलिए रखा है, खासकर इनकी बल्लेबाजी के लिए। आर अश्विन डबल फेस, शार्दुल ठाकुर फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो आपको पॉइंट दिलाएंगे, लेकिन आप इन्हें फिक्स मत करिए, आप इन्हें फ्लेक्सिबल प्लेयर के तौर पे यूज करिए। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये 2 भारत के काफ़ी अच्छे गेंदबाज हो सकते हैं मेरे ख्याल से, खास करके मोहम्मद सिराज रेड बॉल से, तो आप इन दोनों को फ्लेक्सिबल नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से इनको आप फिक्स करिए।
और प्रसिद्ध कृष्णा मुकेश कुमार से जो भी खेलता है 11वें नंबर पे, उन्हें आप एज ए डबल फेस खिलाड़ी के तौर पे यूज करिए। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। डीन एल्गर सबसे पहला नाम जो आता है साउथ अफ्रीका में, डीन एल्गर। मैंने उनके सामने कुछ नहीं रखा है, ना ही फिक्स रखा है, ना ही डबल फेस रखा है, क्योंकि उनका ये आखिरी, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दी है अपनी। कप्तान भी रहे थे साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी साल तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डीन एल्गर का वो फॉर्म ऐसा है कि उन्हें हर टीम में रखा जाए। तो आप उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। टोनी डी जॉर्जी अभी नए आए हैं, इसलिए मैंने उन्हें डबल फेस में रखा है। हालांकि उनका फॉर्म सही है, अगर आप चाहें तो उनको एक वेरिएबल के तौर पे यानी फ्लेक्सिबल क्रिकेटर की तरह पे यूज कर सकते हैं अपनी टीम में डालने के लिए। कीगन पीटरसन, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं इन्हें टीम में फ़िक्स करूंगा अगर वो खेलेंगे कल तो, क्योंकि मेरी उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं और मुझे लगता है उम्मीदों पे वो खरा भी साबित होंगे। टेम्बा बाउमा, अगेन उनका टेस्ट फॉर्म काफ़ी अच्छा है। अगर उनकी मैं रिकॉर्ड बात करूं साउथ अफ्रीका की पिचों पे, वो प्रॉपर एक टेस्ट बैट्समैन ही है। वो वनडे और T20 पता नहीं क्यों खेलते हैं, मुझे खुद नहीं पता। तो अगर वो भी फ्लेक्सिबल हैं। एडन मार्करम को बिल्कुल आप फिक्स करिए। फॉर्म जिस तरह से उनकी चल रही है और जिस तरह से अगर वो स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, विकेट मिल जाती है क्या तो भी बोनस ही होगा। लेकिन खासकर इनकी बैटिंग के लिए मैंने इन्हें फिक्स किया है। ट्रिस्टन स्टब्स ना ही खेलेंगे कल, शायद ही ना खेलें। काइल वेरेन और डेविड बेडिंगम, ये 2 विकेट कीपर हैं साउथ अफ्रीका के। जो भी खेलेगा आई थिंक काइल वेरेन खेलेंगे, तो आप इन्हें भी एज ए डबल फेस प्लेयर की तरह यूज करें, मतलब एज ए जो आपके लिए एक बोनस प्लेयर हो सकता है। तुरुप का एक आई थिंक जिसको हम कहें, अगर मार्को यानसन को आप फिक्स करिए। इनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट मत करिए। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं, आप इनको टीम में बिल्कुल रखिए। बियान मोल्डर अगर खेलते हैं तो आप इन्हें भी एक डबल फेस प्लेयर के साथ यूज कर सकते हैं, जो आपको खुशी भी दे सकते हैं और गम भी दे सकते हैं। गिराल्ड कोर्जी, यहाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने इन्हें फ़िक्स नहीं किया है, बट आप इन्हें खेलते हैं अगर कल तो आप इन्हें बिल्कुल फ़िक्स करिए। ये बिल्कुल पॉइंट दिलाएंगे, क्योंकि इनकी गेंदबाजी खास करके इनके अंदर का जो एग्रेशन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उनकी बैटिंग भी मैंने देखी है, ये अच्छा बैटिंग भी इनकी होती है। और ख़ास करके इनके पास बैटिंग भी तेगिसो रबाडा तक है, 10वें नंबर तक, तो इनकी बैटिंग भी काफ़ी सॉलिड है 10वें नंबर तक। केशव महाराज स्पिन है, इसलिए मैंने इन्हें एज ए डबल फेस प्लेयर की तरह रखा है। तेगिसो रबाडा, लुंगी एंगेडी आपको बिल्कुल फिक्स करने चाहिए। और एंड्रे बर्गर अगर डबल फेस खिलाड़ी, वैसे खेलेंगे नहीं कल। तो इसके बाद मैंने ये बता दिया आपको। बाकी आप जितने भी टीम बनाएं, आप इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप मेरी एडवाइस अगर लेते हैं तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि ज़्यादा टीम मत बनाइए। 8-10 टीम बनाइए, उससे ज़्यादा मत बनाइए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो भी आपके लिए फाइनेंशियली उतना अफोर्डेबल आई डोंट थिंक कि सबके लिए होगा। क्योंकि आपका मेन पर्पज़ यही होना चाहिए कि आप जितना भी इन्वेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा आपके पास निकले। अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो फिर ये आपके लिए फाइनेंशियली अच्छी बात न्यूज़ नहीं है। तो आई थिंक आप सोच समझ के करिए एंड अपना लक ट्राई करिए बिल्कुल, और देखते हैं आगे क्या होता है। और बाय द वे, अगर इस मैच में मैं चाहूँगा कि हर सेशन की मैं वीडियो आप तक लाऊँ, अगर आप लोग चाहें तो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, और हो सके तो लोगों के साथ शेयर करिए। और थैंक यू। और हाँ, मैं कल से BBL बिग बैश लीग जो चले ऑस्ट्रेलिया की, उसकी भी अपलोड करूँगा।